नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जैमिनी एन राव हैं, जो कि ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और भी तमाम जगहों पर बतौर एजुकेशनिस्ट भी काम किया है। आप अभी स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी के में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राव, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाया आपने। और इसके अलावा हमारे साथ हमारे न्यूज लॉन्ड्री के दो साथी, हमारे कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन है। आनंद, आपका भी स्वागत चर्चा में। नमस्कार। और साथ में हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाद, आपका भी स्वागत है चर्चा में। नमस्ते सर, कितनी बारिश हो रही है दिल्ली में। दिन है आज, लगातार 2 दिन तो बारिश हुई, कल बारिश बंद थी, लेकिन बादल 3-4 दिन है, तो ये शायद वो साइक्लोन का असर है। हाँ, और आईएमडी ने बोला है कि मई में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है दिल्ली में अभी 3 दिन में, तो अभी भी बारिश हो ही रही है। यस, तो ये कुछ लोगों के लिए दिल्ली में मई में और इस तरह का मौसम हो तो खुशी का सबब है, लेकिन पता नहीं ये कुछ बड़े दूसरी तरह के भी संकेत इसमें छिपे हुए। मसलन कुछ लोगों का कहना है कि इससे कि जो नॉर्मल मानसून का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो बारिश मानसून की चाहिए होती है हमें धान की फसल के लिए और बाकी फसलों, उसको नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं, अब तो ये हम इंतजार ही कर सकते हैं इस मामले में। चर्चा जो हमारी उसकी जो सुर्खियां हैं, एक बार सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेघनाद हमारे जो श्रोता हैं उनको जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। इस हफ्ते के मेजर जो उठापटक रही है, खबरें रही हैं, उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को शुरू करेंगे। हाँ, तो इस हफ्ते काफी एक्चुअली चर्चा करने के लिए काफी हेडलाइंस भी है। कोरोना वायरस को लेकर तो हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर राव हमारे साथ है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि डॉक्टर राव के साथ मैंने एक वेबिनार भी किया था पिछले हफ्ते, तो वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। हमने टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के बारे में काफी चर्चा की थी, तो वो भी आप जाकर एक बार देख सकते हैं। अतुल सर, आपने भी एक कभी वेबिनार किया था ना? हाँ, डॉक्टर अदरल बत्सा के साथ जी, वो भी हमारे YouTube चैनल पर अभी अवेलेबल है। तो अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में जानकारी चाहिए, आपको समझ आपकी बढ़ानी है, तो फिर जरूर ये वेबिनार का सीरीज आप फॉलो कीजिए। हम हफ्ते में 2 वेबिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अपडेट दे दूं मैं श्रोताओं को कि हमारा जो एनएल सेना प्रोजेक्ट है सद्गुरु का, वो अभी 3 पार्ट सीरीज हमने पब्लिश कर दी है। वो प्रतीक गोयल हमारे जो साथी है, उन्होंने एक बहुत ही उम्दा इन्वेस्टिगेशन किया है, वो भी जाकर हमारे वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं। अब हेडलाइंस पर आते हैं। हेडलाइंस में एक तो राजस्थान गवर्नमेंट ने म्यूकोरमाइकोसिस करके एक ब्लैक फंगस करके एक एपिडेमिक है, उसको डिक्लेयर कर दिया है। और उसके अलावा एक व्हाइट फंगस की भी बात हो रही है, हालांकि इस पर जानकारी अभी भी कम है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छपा है, उस पर डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाइट फंगस होता क्या है उसके बारे में। तो कोविड के अलावा पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस है, उसको ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों को देखा जा रहा है उसी नजरिए से। सरकार ने कहा है कि इंडिविजुअल्स जो रिकवर हो गए हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से, उनको 3 महीने तक रुकना चाहिए वैक्सीनेट होने से पहले। तो वो एक्चुअली गाइडलाइंस हम जानेंगे डॉक्टर राव से चर्चा के वक्त कि एग्जैक्टली WHO का क्या रिकमेंडेशन है एक्सेट्रा। और WHO की बात करें तो रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी तो ICMR ने अपने ट्रीटमेंट लिस्ट से हटा दिया है, और रेमडेसिविर जो है वो WHO ने अपने रेकमेंडेड लिस्ट से हटा दिया है। तो वो जो 2 ट्रीटमेंट बताए जा रहे थे, जो लोग बहुत SOS कॉल्स भी कर रहे थे प्लाज्मा और रेमडेसिविर के लिए, तो उससे लेकर लोग बोल रहे हैं कि फोकस हमारा कहीं और होना चाहिए। ये एक खबर है। और एक अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी छेड़ दी। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि सिंगापुर का एक कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, वो तीसरा वेव लेकर आएगा इंडिया में। पर सिंगापुर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है, और हमारे गवर्नमेंट ने बोला है कि ये कोई हमको रिप्रेजेंट नहीं करते, इंडिया को कोई रिप्रेजेंट नहीं करते अरविंद केजरीवाल। और सिंगापुर ने एक और चीज कही है कि उनके यहाँ पर रिसेंट वीक्स में
जो B.1.617.2 वेरिएंट है, जिसको इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा है, वो सिंगापुर में भी डिटेक्ट हुआ है। कुछ पॉलिटिकल न्यूज भी है। वेस्ट बंगाल में 4 लीडर्स को, 2 मिनिस्टर्स और 2 लीडर्स को टीएमसी के अरेस्ट कर लिया है नारदा स्कैम के अंडर। और इसमें टीएमसी के नेता शामिल है, पर शुवेंदु अधिकारी जिनका नाम उस नारदा में था, उनको अभी भी अरेस्ट नहीं किया है। इस पर एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई है कि लीडर्स को जब अरेस्ट करते हैं तब स्पीकर का परमिशन लेना पड़ता है, तो सेंटर बोल रही है कि स्पीकर का परमिशन लेकर शुवेंदु को अरेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में गवर्नर ने परमिशन दे दी और उनको अरेस्ट कर लिया टीएमसी को, तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी छिड़ गई है वहां पर। एक और कुछ छोटे छोटे खबरें हैं। एक तो के शैलजा जो केरला की हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको ड्रॉप किया गया है नए कैबिनेट से, तो इस पर भी काफी चर्चा रही। और मणिपुर से खबर आ रही है कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट किशोर चंद्र वांगखेम और एक्टिविस्ट एरोंडो लेइचोंगबाम को, दोनों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया है। उनको बेल मिली थी सुबह और इवनिंग को उनको एनएसए के अंडर अरेस्ट कर लिया है। और इनके अगेंस्ट चार्ज ये है कि उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि बीजेपी के सीनियर लीडर जो है वहां पे मणिपुर के, उनको कोरोना हो गया, तो बोले कि काऊ डंग और गौमूत्र से कुछ नहीं होने वाला, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, तो उनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट कर लिया गया है। मतलब ये गजब की उलटबाजी चल रही है। अगर कोई ये कहे कि आपको साइंटिफिक तरीके से इलाज करना चाहिए, हाँ। और गौमूत्र या गाय जैसी चीजों में भरोसा नहीं करना चाहिए, तो ये राष्ट्र के लिए खतरा है, ये एनएसए इस पे लगाया जाएगा। बिल्कुल। और सर इसका एक थोड़ा सा पे हम लोग किसी उसमें ऐसी जगह पे रह रहे हैं जो मतलब ये टाइप कुछ अजीब सी दुनिया हो गई है जहां पर लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं बचा है। बिल्कुल। सर इसमें एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी है कि जो एक्टिविस्ट जो है किशोर चंद्र वांगखेम, उन्होंने इरोम शर्मिला के साथ एक पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी, और वो काफी एक्टिव है वैसे मणिपुर पॉलिटिक्स में, और बीजेपी के बहुत बड़े क्रिटिक है, तो उनको ऐसे बार बार अरेस्ट करते रहते। तो ये तो एक रीजन ही मिल गया इनको कि अच्छा गौमूत्र को गाली मारी, चलो अरेस्ट कर लो। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा हो गया इस समय। एग्जैक्टली। एक मैं बस खबर और जोड़ दूं और फिर हम अपनी बात को, क्योंकि अभी अभी ताजा खबर आई है गोवा की जो कोर्ट थी जहां पर तरुण तेजपाल जो तहलका के पूर्व संपादक थे, उनका केस चल रहा था, उसने उनको बरी कर दिया है, उनके चार्जेस से फ्री कर दिया है जो आरोप लगे थे उनके ऊपर, डिस्क्लेमर के साथ कि मेरे पूर्व संपादक हैं, तरुण तेजपाल रहे हैं। और काफी सारी चीजें हैं। अब मैं इस पैनल को खोलना चाहता हूं। हमारे साथ चूंकि डॉक्टर राव हैं और उनके तमाम जो अनुभव हैं उसमें इस हफ्ते में कई सारी डेवलपमेंट हुई है, तो हम चाहते हैं कि उनके उस अनुभव के जरिए उन चीजों को थोड़ा सा समझें, हमारे श्रोताओं को भी उसका थोड़ा सा फायदा मिले। एक तो बड़ी एक विवाद का विषय रहा डॉक्टर साहब इस हफ्ते कि एक जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने भारत सरकार से एक अपील की थी कि सिंगापुर वेरिएंट एक है कोरोना का आ गया है जो कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है और बच्चों के ऊपर उसका असर हो सकता है, इसलिए सिंगापुर से आने वाली फ्लाइट्स को तत्काल रोक देना चाहिए। इसके बाद सिंगापुर सरकार ने उसका विरोध किया कि ऐसा कोई वेरिएंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। भारत सरकार ने उनको इस डिप्लोमेटिक तरीके से, विदेश मंत्रालय ने उनको जवाब दिया और उन्होंने कहा कि असल में जो हमारे बीच के संबंध है उसमें अरविंद केजरीवाल भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, उनकी कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो भारत का पूरा प्रतिनिधित्व करे। शायद उन्होंने अपनी कैपेसिटी में कोई बात कही होगी जो कि ठीक बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि सिंगापुर ने जब क्राइसिस, ये पीक शुरू हुआ है जब सेकेंड वेव का और ऑक्सीजन की चारों तरफ क्राइसिस थी, तो सबसे पहले उसने सपोर्ट भी किया था, तो एक तरह का बायलैटरल रिलेशन में खटास आने की संभावना पैदा हो गई थी इससे। तो एक तो डॉक्टर साहब 2 सवाल बस मेरे इसमें है कि क्या सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज आप लोगों की नजर में आई है किसी जर्नल में, किसी रिसर्च में या किसी खबर में, एक, और दूसरा पॉलिटिशियंस के इस तरह के बयान से जो स्थितियां पैदा होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तमाम काम अरविंद केजरीवाल ने इस बीच में किए हैं, लेकिन इस तरह की जो
एक लापरवाही भरा बयान है, उससे बहुत सारी चीजें दांव पर लग जाती हैं और आपकी भी पूरी जो सिंसियरिटी उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि आप हिट एंड रन जैसा कुछ कर रहे हैं, आपका मोटिव कुछ और होता है और कुछ भी आरोप लगाकर आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। दो चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे गलत बात कह के चले गए। एक तो अरविंद केजरीवाल का जो उन्होंने कहा, इसका साइंटिफिक बेसिस है या नहीं, वो एक बात खड़ा होता है। दूसरी बात, अगर साइंटिफिक बेसिस है तो क्या ऐसा पब्लिक में ऐसा बयान देना उनका उचित था या नहीं, वो दूसरा सवाल खड़ा होता है। अब पहली बात तो ये है कि लोगों ने, खास करके न्यूज मीडिया वालों ने ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यूके वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट। अब साइंटिफिक कम्युनिटी में ये सब लोगों ने, इसीलिए इसको एक एक वेरिएंट को अलग अलग टेक्निकल नाम दिया जाता है। B117 जो है वो यूके वेरिएंट था, केंट में मिला था। अब लोगों ने सब यूके वेरिएंट कहने लगे और यूके वालों ने कहा कि ये तो यूके वेरिएंट है ही नहीं, लेकिन यूके वालों ने इतना गुस्सा से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई ये सब उचित नहीं है, यहाँ पे भी हुआ, बाकी जगहों में भी मिला है, यही वेरिएंट देखा गया है। तो ऐसी बात में ये एक देश का नाम लेना, इसमें कोई खास फायदा नहीं होता है, किसी का फायदा नहीं होता। जो जिस देश का नाम लिया जाता है, उस देशवासियों को लगता है कि ये हमारे तरफ उंगली उठा रहे हैं, है कि नहीं। और दूसरे वालों को मजा भी आता है कि जैसा ट्रंप बार बार कहता था चाइना वायरस, जी चाइनीज वायरस कहता था ट्रंप बार बार। अब इसमें चाइना वालों को दिक्कत होती थी, लेकिन ऐसा कहे कि अमेरिका को कोई खास फायदा भी नहीं हुआ, तो ऐसे कहने वालों का कोई खास मतलब नहीं रहता। बेहतर यह है कि सभी लोग उसका टेक्निकल नाम से पुकारे उसको। अब कोरोना वायरस है, उसका बहुत सारे वेरिएंट निकले हैं, तो B11617.2 जो है वो खासकर इंडिया में अभी ऑलमोस्ट कॉमन वेरिएंट हो गया। अब जिसको भी देखो इंडिया में वही वेरिएंट मिलेगा, 60-70% हो गया पंजाब में, बाकी जगह में भी फैल रही है। तो अब सिंगापुर वालों ने, उनका तो कानून और भी सख्त है, चाइना जैसा और भी सख्त है। उन्होंने फेसबुक और ट्विटर से डिमांड किया कि वो करेक्शंस निकाले। अब इतना बड़ा हो गया। अब दूसरी बात जो गलत हुई, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी इसका थोड़ा सा राजनीतिक फायदा उठाया। ऐसा कि उन्होंने केजरीवाल के तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है। प्रतिनिधि तो नहीं, ये तो सबको मालूम है। हम तो फिर वो अपना फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने तो ये भी देखा कि सेंट्रल कैबिनेट में सभी विषयों पे बात करते हैं। हेल्थ के बारे में होम मिनिस्ट्री बात करता है और फॉरेन अफेयर्स के बारे में सभी कोई भी बात कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों की गलती है। बेहतर ये है कि सिंगापुर हमारे लिए खास फ्रेंडली रिलेशंस भी है, तो ये सबको थोड़ा सा काम कर देना ही अच्छा है। ठीक बात। आनंद, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की एक छवि रही है हमेशा से, जिस तरह से वो चुनाव लड़ने से पहले जब पार्टी उन्होंने बनाई थी, तब जेब में वो कहते थे कि मेरे पास यूपीए के 20 मंत्रियों की बैंक अकाउंट की चिट्ठी है। वो घूमते थे उनके करप्शन के चार्जेस लेके। तो ये जो तरीका था उनका, अब बतौर मुख्यमंत्री आप जब विपक्ष में रहते हैं तब अलग चीज है, अभी आप जब नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तब इस तरह की चीजें करने से मतलब उनके पूरे राजनीति को या उनके पूरे व्यक्तित्व को आप कैसे देखते हैं? वो जिस तरह से बदलना चाहिए उसमें फेल है। हालांकि हमने देखा है कि बहुत बदला है अरविंद केजरीवाल ने अपने को, फिर भी। और दूसरा ये कि हम लगातार ये खोजते रहे कि क्या वास्तव में सिंगापुर वेरिएंट जैसी कोई चीज हो, उसका कोई आधार तो होना चाहिए जहां से इन्होंने निकाला हो। तो वो कोई आधार अभी तक नहीं दे पाए हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया ने इस मामले में की, उसमें वो पॉलिटिकल बयानबाजी कर रहे हैं कि आपके सामने सिंगापुर मसला है कि हमारे देश के बच्चों का, हम कह रहे हैं हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य का मसला है, आप सिंगापुर को लेकर उड़े हुए। भाई सिंगापुर को लेकर वो नहीं उड़े थे, सिंगापुर का जिक्र आपने किया था, तब जाकर ये स्थिति आई। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो उनकी पूरी राजनीति में एक तरह का ये जो एलिमेंट है कि जो स्ट्रीट फाइटर कह लीजिए या कुछ भी, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव रहता है,
या जिसमें क्रेडिबिलिटी भी कई बार गायब हो जाती है। हाँ, कुछ हद तक ये सही है कि आपका ये कहना, और केजरीवाल या उनकी पार्टी के अन्य जो बड़े नेता हैं वो अन्य पार्टियों के भी उन बड़े नेताओं जैसे हैं जो हमेशा कैंपेन मोड में रहते हैं। तो एक परपेचुअल कैंपेन मोड वाले श्रेणी के नेता होते हैं जो हर पार्टियों में अब हो गए हैं, हर पार्टी में है लगभग। तो जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए भी वो एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग का भी रखते हैं, या जनसंवाद का, जो ये सोशल मीडिया वगैरह आ गया है तो जनसंवाद में जो है कुछ ऐसी बातें जिसमें अपने को ज्यादा तत्पर दिखाना, ओवर ईगर दिखाना, ये हर पार्टी के नेताओं में है। आप इसमें कोई अपवाद नहीं है, तो वो है। दूसरा इसमें एक पक्ष है कि इसका ये अगर उनकी आशंका थी और यह भारत सरकार को इस पर वो अगर इस पर सचेत करना चाहते थे तो उसका दूसरा रूट एक ऑफिशियल चिट्ठी भी हो सकती थी। तो ये ट्विटर पर आकर जो है विदेशी मामलों की बातें करना, ये उनका अगर उनकी मान लीजिए सिंसियरिटी थी और इंटेंशन सही था तो ट्विटर उसका माध्यम नहीं होना चाहिए था। और ये और जवाब भी जो अब एक जो डिप्लोमेसी कहा जा रहा है आजकल जी, तो और वो एक अपने आप में एक विरोधाभास है, क्योंकि उसमें एक इंस्टेंट डिप्लोमेसी का एलिमेंट आता है, और इंस्टेंट डिप्लोमेसी जो है एक कॉन्ट्राडिक्शन इन टर्म्स है, खुद एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक पैराडॉक्स है, क्योंकि डिप्लोमेसी इंस्टेंट नहीं हो सकती है जो, और लेकिन ट्विटर पे जो डिप्लोमेसी होती है वो इंस्टेंट होती है, तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। और अब बहुत भारत के साथ साथ सारे देश जो हैं इस पर एक नेकेड डिप्लोमेट करके एक किताब आई थी 2017 में, तो वो कैसे प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में जो है वो डिप्लोमेसी चेंज हो रही है, उसमें संवाद में क्या अंतर पड़ा है। तो इसमें जो अब भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्री का जवाब आया वो भी एक इंस्टेंट डिप्लोमेसी का भी ही भाग था। ये सुषमा स्वराज के समय से शुरू हुआ है, और शायद कोई भी विदेश मंत्री रहता तो उस काल में ट्विटर डिप्लोमेसी शुरू करनी ही पड़ती, क्योंकि विश्व बदल रहा है, संवाद बदल रहा है। तो वो एक है, लेकिन इस वाले केस में, इस प्रकरण में ट्विटर डिप्लोमेसी का जो खराब पक्ष है वो सामने आया है कि ये चीजें जो है आधिकारिक पत्रों से करनी चाहिए। अगर केजरीवाल के कार्यालय से एक चिट्ठी जाती तो ये आधिकारिक तौर पे सुलझा लिया जाता, और लोग नहीं जानते, दूसरा देश जो इसमें इन्वॉल्व था सिंगापुर, ये वो भी नहीं जानता, लेकिन उसको अंकित करके ऐसा कहना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे यह गलत था। ठीक बात। आनंद को भी मैं इसमें जोड़ता हूं, और इसके बाद फिर इसका एक और पहलू है तो डॉक्टर राव से भी जानेंगे। आनंद, मेघनाथ, ये जो पूरा आपने देखा इसमें अरविंद केजरीवाल के जरिए जो पैदा हुई एक संकट, एक उसमें एक तीसरा देश भी शामिल था, और ऐसा लगा कि विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के नजरिए से मोर्चा ही खोल दिया। तो ये जो राजनीति की कशमकश चल रही थी इसमें, ये गैर जरूरी थी ऐसे समय में जब हर पार्टी ये कह रही कि आप राजनीति मत कीजिए। और ऐसे में क्योंकि अभी तक मैं वास्तव में बहुत सरप्राइज था कि कोई आधार रहा होगा कहने का, या एक मुख्यमंत्री बिना आधार के कह रहा है। तो राजनीति मुंह से कहना एक चीज है, कथनी और करनी में इतना अंतर है, लेकिन कर हर आदमी वो जो सस्ती वाली राजनीति है वही रहा है जी। यहाँ पर सर एक मैं ये नहीं मानता कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करने से ही सोसाइटी में चेंज आता है। वो उस तरह उस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति नहीं कर, राजनीति ही अल्टीमेटली सोसाइटी या समाज या पॉलिसी के लेवल पर चीजों को निर्धारित करेगी। मैं वो कह रहा हूँ जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ चीजों को ट्विस्ट करने वाली वो पॉलिटिक्स, मतलब जो तरह की ये लोग राजनीति कर रहे हैं वो आई थिंक आपने जैसे कहा थोड़ी सी चीप राजनीति हो गई, मतलब कोई फैक्ट बेस्ड राजनीति नहीं है ये। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक पैरेलल एग्जांपल देना चाहूंगा, वो हमारे लास्ट वीक एक वाकया हुआ जिसमें एक टूल किट का मामला है फिर से, जिसमें
बीजेपी के अन्य नेताओं ने और संबित पात्रा ने और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, उन्होंने ये ट्वीट किया कि कांग्रेस एक टूल किट सर्कुलेट कर रहा है जिसमें इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, मोदी को डिफेम करने की। और उसमें एक लाइन था, हम ये वेरिएंट्स की बात कर रहे तो एक लाइन था उसमें कि ये जो वेरिएंट है उसको इंडियन वेरिएंट और मोदी वेरिएंट बोला जाए। तो ये अब ऑल्ट न्यूज ने एक बहुत लंबा पीस किया इस पर कि कैसे वो बीजेपी ने ही वो डॉक्यूमेंट बनाकर कांग्रेस का हेडर लगाकर उसको सर्कुलेट कर दिया। आज ही देख रहा हूँ कि ट्विटर पर ये जो भी ट्वीट्स है उसको मैनिपुलेटेड मीडिया बोल के ट्वीट कर दिया। अब आप सोचिए कि जैसे डॉक्टर राव ने कहा कि इनका टेक्निकल नाम है B1.617.2 जो काफी माउथफुल है, मतलब ऐसे बोलने में भी थोड़ा डिफिकल्टी होता है। तो आप अगर सोचेंगे कि इजीएस्ट अगर कोई मीडिया को अगर इसके बारे में बात करना होगा तो वो एक कंट्री का नाम ले लेते हैं, पर होता क्या है कि कंट्री का नाम आप जब लेते तो ऐसे लगता है कि आप ब्लेम कर रहे हो वो कंट्री को कि आपके यहाँ से वेरिएंट आया, आपकी गलती है ये। जैसे इंडियन वेरिएंट कोट अनकोट जो बोल रहे हैं तो वो यहाँ से म्यूटेट होकर ऐसे बोल रहे हैं कि यवतमाल एरिया में से उसका ओरिजिन है, लेकिन उसका भी वैसे कोई प्रूफ है नहीं। मतलब वो एक मैं पढ़ रहा था कि और डॉक्टर राव मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कि ब्राजील वेरिएंट और यूके वेरिएंट जब यहाँ पर आया था तो उसका ही कुछ म्यूटेशन होकर वो अब कोट अनकोट इंडियन वेरिएंट बन गया है। तो इसीलिए उसको 0.2 बोला जा रहा है, 617.2। तो ये जब अब मैं यही सोच रहा हूँ कि पैंडेमिक टाइम पे आई थिंक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पैंडेमिक के समय में हमको कैसे लीडर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, राइट। जैसे फॉर इंस्टेंस आप विकसित देशों को भी देखेंगे, अगर जर्मनी का एग्जांपल देख लेंगे तो वहां पर एंगेला मर्केल बार बार डेली ब्रीफिंग्स दे रही थी, पर फैक्ट बेस्ड ब्रीफिंग्स दे रही थी। वहां पर वो पॉलिटिकल कुछ ऐसे बयान नहीं दे रही थी कि ऑपोजिशन पार्टी की गलती है या फिर रूलिंग पार्टी की गलती है, या फिर उनका कहना ये था कि हमको ये पैंडेमिक से डील करना है, फिर बाकी के पॉलिटिक्स हम करते रहेंगे। और आई थिंक ये एक बहुत ही रैशनल अप्रोच काफी जगह पे लिया है, पर हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो भी किया मुझे लगता है वो चीप पब्लिसिटी स्टंट टाइप ही लगा एक थोड़ा सा, उल्टा पड़ गया। हाँ, उल्टा पड़ गया वो, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड कुछ बोल नहीं रहे थे और सिंगापुर ने इमीडिएटली रिएक्ट भी कर दिया उसको। और अगर आप एक पॉपुलर लीडर है तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं वो उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए, ऐसे ही कुछ आप बोल नहीं सकते। और इसकी वजह से हमारे जो रिलेशनशिप्स डैमेज होते हैं, रिलेशनशिप के अलावा आपकी अपनी छवि के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि आगे लोग आपको कितना सीरियसली लें ना लें। तो पर वो अरविंद केजरीवाल की छवि की बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है अरविंद केजरीवाल का, वो अभी आई थिंक एक नॉर्मल सा हो गया है। जैसे आपने वो देखा होगा कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो वो लाइव स्ट्रीम किया था, सब चैनल्स को, वो सीएम्स के मीटिंग का जो था वो लाइव स्ट्रीम कर दिया। आई थिंक केजरीवाल का अब एक ही स्ट्रैटेजी है कि उनको खुद का थोड़ा सा विक्टिम कार्ड भी प्ले करना है कि सेंटर हमको काम नहीं करने देना है। वो तो पहले से ही था, पर अभी बहुत ज्यादा ही चल रहा है ये। और ऑक्सीजन को लेकर या फिर ये अभी को लेकर, हाँ, वो सब आई थिंक एक चेस्ट बीटिंग पॉलिटिक्स बीजेपी की तरफ से आ रहा है और विक्टिमहुड का पॉलिटिक्स आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रहा है। ठीक बात। डॉक्टर साहब से मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, नाम को लेकर बड़ी सारी चर्चाएं हुई कि क्या कहा जाना चाहिए। शुरू से ही ये राजनीति इस पर बड़ी, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे राजनीति चली। जैसा आपने जिक्र किया कि ट्रंप उसको बार बार चाइनीज वायरस कहता था। आप कह रहे हैं कि इसके कोड नेम है, उसके आधार पर कोड नेम कहने से कहना चाहिए, पर लोगों के लिए ये बहुत आसान होता है ना कि यूके वेरिएंट कह देना, बजाय इसको कि 1.6.371B12 व्हाटएवर जो भी है, व्हाटएवर। हाँ, ये जो कोड, इस तरह की चीजें आम आदमी से, आम लोगों से इस तरह की अपेक्षा करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। उसके लिए यूके, ब्राजील, ये सब चीजें करना आसान है। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स आ जाती है कि जैसा जिसका इशारा मेघनाथ ने किया कि लोगों को लगता है कि ये ब्लेम किया जा रहा है। और तो इस चीज से निपटने के लिए ये जो पूरा तरीका है कि क्या ऐसा कोई रैशनल तरीका हो सकता है कि भाई वायरस है, म्यूटेट करेगा, वो इंडिया में करेगा कि ब्राजील में करेगा, कहाँ करेगा, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उसका इलाज ढूंढा जाए। नाम में क्या रखा है, जो शेक्सपियर ने कहा, नाम तो कुछ भी हो सकता है, अपने पास इलाज होना चाहिए।
बिल्कुल सही बात कहा आपने। और दूसरी आखिरी एक बात कहना चाहता हूं मैं कि ये जो सिंगापुर का जो सो कॉल्ड सिंगापुर वेरिएंट जो अरविंद केजरीवाल ने बात उठाया, ये इतनी गलत बात है इस कारण के लिए कि सिंगापुर में खास करके डेली जो केसेस हो रहे हैं उनकी संख्या लेस देन 50 है। अब 41 नए केसेस निकले हुए थे ऑन द 19th of May। 41 केसेस सिर्फ। तो सिंगापुर से कहां से आने वाला है इंडिया में? तो सिंगापुर को फ्लाइट्स को रोक लगाना में कोई मतलब ही नहीं था। वेरिएंट अगर है भी तो एक तो वेरिएंट था ही नहीं, उसका कोई एविडेंस नहीं था, और दूसरी बात अगर है भी तो सिर्फ 41 केसेस था। ये बात कहां से निकली कि सिंगापुर ने एक वार्निंग दिया था कि उनको ये B1617.2 वेरिएंट जो है वो खास करके कुछ क्लस्टर्स निकले थे सिंगापुर के स्कूल चिल्ड्रन में, स्कूल के बच्चों में। तो इसीलिए उन्होंने एक वार्निंग दिया कि कुछ स्कूल को बंद करना पड़ा और कुछ स्कूल को और जैसा जोर से मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, उन्होंने ऐसा थोड़ा सा वार्निंग दिया था, बस इतना ही था। इसी बात को लेके इन्होंने उसका सिंगापुर का नाम लिया। दूसरी बात यह है कि अब देश के नेताओं को इसमें इतनी नाराजगी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इंग्लैंड में जो चल रहा है, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ के हर एक न्यूज प्रोग्राम में पिछले 5-6 दिन, पिछले हफ्ते के लिए हर एक न्यूज प्रोग्राम में इंडियन वेरिएंट की बहुत जिक्र हो रही है। इंडियन वेरिएंट यहाँ पे निकला, बोल्टन में निकला, लंदन में अभी शुरू हुआ है, और बेडफोर्ड नाम का एक टाउन है जहाँ पे इंडियन लोग रहते हैं। तो यहाँ का जो टीवी चैनल्स जो है ये सब यही बात दिखा रहे हैं, ऐसे गुस्से में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, फैक्ट बेस्ड, लेकिन ये बात पूछ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से, बोरिस जॉनसन से, कि उन्होंने इंडिया से फ्लाइट्स इतनी देर तक क्यों चलने दिया। 2 अप्रैल को बांग्लादेश और पाकिस्तान का फ्लाइट्स बंद कर दिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान को रेड लिस्ट में लगा दिया गया, यानी वहां के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन इंडिया का जो वेरिएंट चल रहा था इंडिया में, B1617 वेरिएंट, उन्होंने इंडिया का फ्लाइट्स बंद नहीं किया 19 अप्रैल तक। और 19 अप्रैल में जब इंडिया को रेड लिस्ट में डाला गया, वो लागू हुआ सिर्फ 23 अप्रैल को। तो 4 दिन और उस दिन में 30 फ्लाइट हर एक हफ्ता आ रहे थे इंडिया से, तो उनको आने दिया गया। तो अभी पार्लियामेंट में भी, यहाँ के पार्लियामेंट में भी, यहाँ के न्यूज चैनल्स में भी सरकार से यही सवाल है कि उन्होंने ये 3 हफ्ते 20 दिन तक मालूम होते हुए इंडिया से फ्लाइट्स यहाँ पे लैंड होने क्यों दिया। तो यहाँ के लोग इंडिया वेरिएंट कह रहे हैं उसको। तो हर एक देश शामिल है इसमें, हर एक देश की गलती है। तो खासकर ये है कि हमें कोई भी देश अगर उनका नाम लिया गया इस मामले में कि इंडिया वेरिएंट हो, ब्राजील वेरिएंट हो, वगैरह वगैरह, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल यही है, ये सिर्फ एक डिस्क्रिप्टिव लेबल हो गया कि ये इंडिया का वेरिएंट है। बिल्कुल। इसी का अगला जो पहलू है उस पर भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आपसे जानकारी ले। हमने देखा कि अभी ICMR ने कुछ दिन पहले जो स्टैंडर्ड इसका इलाज का प्रोसीजर है कोविड का, उससे प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया, जो प्लाज्मा। तो और साथ में कुछ जगहों पर ये भी अब बातें चल रही हैं कि रेमडेसिविर को भी इलाज के प्रोटोकॉल से हटा जाए, उसका भी किसी तरह का इफेक्ट देखने को नहीं मिला है कोविड के ऊपर। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि ये जो प्रक्रिया है इलाज तय करने की, हम पहली वेव से दूसरी वेव के बीच में 1 साल हो गया करीब, पहला लॉकडाउन आया और फिर पीक आया उसका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और फिर हम आज सेकेंड वेव में जुड़ रहे हैं। तो लगभग 1 साल के बाद हम इस इलाज को, ठीक है, इलाज की प्रक्रिया में परिवर्तन, बदलाव होते रहते हैं, छोटा, लेकिन प्लाज्मा की बात जो थी, लोगों को हमने पिछले पहली वेव में देखा प्लाज्मा के लिए गली गली भटक, जिस तरह से ऑक्सीजन का भटकाव देखा, इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन प्लाज्मा के लिए भी इसी तरह लोग भटक रहे थे, मारे फिर रहे थे पहली वेव में। जब पहली वेव चल रही थी पीक पे, मैं खुद उसका कई लोगों को के लिए मैं इस बंदोबस्त में परेशान रहा हूँ कि प्लाज्मा मिल जाए। और अब जाकर ये बात सामने आ रही है कि वो प्लाज्मा कतई काम नहीं करता। ये इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं इलाज की, इनको थोड़ा स्पीड अप किया जा सकता है या 1 साल, क्योंकि हमारे पास आज बहुत स्टडी है, आज से साल भर पहले, 6 महीने पहले और 9 महीने पहले तक बहुत कम स्टडीज थी, लेकिन आज हम 1 साल बाद लग गया हमें प्लाज्मा के बारे में डिसाइड करने में।
इसका कारण यही एक ही है कि इंडिया में डॉक्टर्स की भी गलती है इसमें, कि उन्होंने जो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं, यानी रिसर्च के द्वारा जो कुछ भी सही निकला या गलती निकला, उसको हम रैपिडली क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाने के लिए इंडिया में बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर्स की भी फेथ होती है कि कुछ चीज अगर नया है तो वो सही होना चाहिए। तो अभी एक नया निकला है, अब ये 2DG। अब 2DG के बारे में बात करने से पहले प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा अमेरिका में भी चालू थी लास्ट ईयर 2020 में, अमेरिका में भी बहुत इस्तेमाल होता था। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी जैसे जैसे रिसर्च निकला, जैसे पहला ट्रायल जब निकला कि प्लाज्मा से कोई बचता नहीं है और कोई खास फायदा दिखा नहीं उनको रिसर्च क्लिनिकल ट्रायल्स में, तो उन्होंने बंद करना अपने आप, उसको इस्तेमाल करना अपने आप बंद कर दिया डॉक्टर लोगों ने जी। तो हॉस्पिटल्स ने, डॉक्टर्स ने, ये जब जैसा जैसा मेडिकल जर्नल्स में निकला रिपोर्ट्स कि ये अगर प्लाज्मा देना और प्लाज्मा नहीं देना के बीच में कोई फर्क नहीं दिख रहा है, कितने लोग मरते हैं प्लाज्मा के साथ, कितने लोग प्लाज्मा नहीं देने के साथ कितने लोग मरते हैं, इसमें जब फर्क नहीं दिखा तो लोगों ने अपने आप प्लाज्मा इस्तेमाल करना बंद कर दिया। अब इंडिया में तो चालू ही था, क्योंकि अब पता नहीं क्यों चालू ही था, लेकिन आईसीएमआर भी बहुत देर से उनकी जो क्लिनिकल गाइडलाइन है उसको फिर से रिव्यू किया और उन्होंने ये बात निकाला कि अब बंद कर देना चाहिए प्लाज्मा का। अब ये बात तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने पहले ही हो जाना था कि उनको अगर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देते कि इसको इस्तेमाल मत कीजिए, उनको ऐसा तो भी रिकमेंडेशन दे सकते थे कि इसका कोई खास सबूत नहीं है कि प्लाज्मा काम करता है, तो हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली अगर स्टेटमेंट जो होता है, पहले कहना चाहिए कि इट मे बी यूजफुल, फिर बाद में कह सकते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, फिर बाद में कह सकते हैं इसका बिल्कुल सबूत नहीं है, बंद ही कर दो। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल पूरा फ्लिप फ्लॉप किया। आज तक या 2 दिन पहले तक लोग इस्तेमाल करते थे और अब कह रहे हैं कि इस्तेमाल मत ही करो। लेकिन जो भी हुआ मेरे ख्याल में ठीक ही हुआ, क्योंकि प्लाज्मा का कोई फायदा नहीं है, प्लाज्मा से कोई बचता नहीं है। इस बात में अभी कोई शक नहीं है। इतने सारे ट्रायल हो चुके हैं कि अभी तो हमको मानना पड़ेगा कि प्लाज्मा जो हम दे रहे थे वो हमने गलत किया। और डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल है मेरे दिमाग में है, उसका भी अगर आप जवाब दे पाएं। जो आप लोगों के यहाँ अभी इस समय, क्योंकि आप इस समय यूके में हैं, वहां पर जो प्रोटोकॉल है, कौन कौन सी चीजें, जैसे यहाँ पर रेमडेसिविर को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं, या वो मैक्टिन भी दिया जा रहा है, फेविफ्लू भी दिया जा रहा है, बहुत सारी दवाइयों में एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा अगर आप बता पाएं कि असल में जो ब्रिटेन में जो प्रोटोकॉल है उसमें बेसिक कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं, या कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए बजाय, और ये आम आदमी के लिए नहीं, ये यहाँ के डॉक्टरों को मैसेज, जो नॉर्मल डॉक्टर फिजिशियन है, जो लोग रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टरों को, जो पर्चियां लिखते हैं बीमारों को, उनके लिए ये मैसेज है। अब इंडियन में इतना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का इतना जिक्र हुआ है, कम से कम 25-20 साल से इतना चल रहा है कि सब डॉक्टर को ये बिल्कुल पता हो गया है कि अगर इसके लिए कोई खास सबूत नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल से कोई खास सबूत नहीं है, तो हमें इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह यहाँ पे कोरोना वायरस के अगर कोई मरीज आता है जनरल प्रैक्टिस में, यानी कम्युनिटी में, यानी हॉस्पिटल के बाहर, तो उसका इलाज बिल्कुल कोई भी दवा नहीं है। लोगों का यही सलाह है कि ये घर में बैठे, अब चाय बना के पिए, और बस सिर्फ पैरासिटामोल, जिसको हम इंडिया में डोलो नाम से प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, लेकिन डोलो तो ब्रांड नेम हो गया शायद, लेकिन कोई भी पैरासिटामोल बुखार के लिए और खांसी के लिए जो भी कॉफ मिक्सचर मिलता है केमिस्ट के दुकान में, वो ही लेना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। ये आइवरमेक्टिन कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता है, और एजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो भी बिल्कुल, उस पे भी ऑलमोस्ट पाबंदी है कि भाई इससे कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ लोगों को साइड इफेक्ट्स लग जाता है, तो उससे तकलीफ ज्यादा बढ़ जाता है, तो और कुछ नहीं देते हैं। अब हॉस्पिटल में अगर भर्ती करना पड़ा, तो हॉस्पिटल में जिसे हम सपोर्टिव थेरेपी कहते हैं, सपोर्टिव थेरेपी यानी वो एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, सिर्फ पेशेंट को बचाने के लिए, तब तक बचाने के लिए जब तक वो मरीज के बॉडी
वायरस से खुद लड़ पाए। तो ऑक्सीजन देते हैं, अगर खा पी नहीं सकते हैं तो फ्लूइड देते हैं, और अगर क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो गया, यानी खून का अगर क्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो गया तो एंटीकोएगुलेंट्स दे सकते हैं। अब यही खास करके ट्रीटमेंट का यही 3-4 चीजें हैं। अब 2020 में एक बहुत बड़ा रिसर्च ट्रायल हुआ, खास करके इंग्लैंड में ही हुआ था, जिससे ये पता चला कि अगर ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट हो, यानी ऑक्सीजन फेस मास्क से ऑक्सीजन दिया जा रहा है या फिर वेंटिलेशन कर रहे हैं उसके लिए, तो ऐसे मरीज को अगर डेक्सामेथासोन दिया जाए, जो स्टेरॉइड है, वो भी खास करके डेक्सामेथासोन, और कोई स्टेरॉइड नहीं है, डेक्सामेथासोन दिया जाए, तो डेथ का जो प्रोबेबिलिटी है, डेथ का जो रिस्क है, मौत का रिस्क, वो कम से कम 1/3 घट जाता है। तो 1/3 इंप्रूवमेंट इन डेथ रेट के लिए खास एक ही दवाई का बिल्कुल सबूत मिला है, और वो है डेक्सामेथासोन। तो इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है, तो कोई एंटीवायरल देने से ऐसा कोई सबूत नहीं निकला कि वायरस कम हो जाता है या पेशेंट का जान बच जाता है। रेमडेसिविर का जो ट्रायल हुआ था, पहले बहुत सारे ट्रायल हुए थे। रेमडेसिविर के पीछे बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत पब्लिसिटी किया है रेमडेसिविर का, और उसका एक ही फायदा निकलता है कि अगर पहले 5 दिन में अगर दिया जाए तो शायद बीमारी का जो ड्यूरेशन है वो 1 दिन से कम हो जाता है जी। यानी अगर मरीज 12 दिन तक अगर उसको खांसी और वीकनेस और बुखार रहता है, तो वो शायद 11 दिन तक अपनी पलंग में लेटे रहता है। तो एक दिन का फायदे के लिए रेमडेसिविर का देना उचित है या नहीं, इस पे बहुत चर्चा हो रही थी। तो लोगों ने खास करके ये तय किया कि इसमें कोई खास फायदा नहीं है। और इंडिया में तो बहुत ही अलग सिचुएशन है कि अगर रेमडेसिविर देने के लिए पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है, हाँ, जिसको कोई खास हॉस्पिटल में रहने की कोई खास जरूरत नहीं है, उसको भी हॉस्पिटल में बेड पे लिटा के उनको रेमडेसिविर दिया जा रहा है। तो इससे 2 चीजें हो रही, एक तो उनको ऐसे दवाई दिया जा रहा है जिससे कोई खास फायदा नहीं है, और दूसरी बात यह है कि एक हॉस्पिटल बेड ऑक्यूपाई हो जा रहा है। बिल्कुल। तो अब और दूसरा कोई अगर मरीज है जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जिसको वेंटिलेशन चाहिए, उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, तो लोग हॉस्पिटल बेड के लिए तरस रहे हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल से अब रेमडेसिविर का भी अगर क्लिनिकल गाइडलाइन से निकाल दिया गया तो अच्छा ही हुआ है। अभी हालांकि आईसीएमआर ने इस पर गाइडलाइन नहीं जारी की, लेकिन शायद आगे आने वाले समय में हम देखें। आने वाले समय, यस। WHO ने एक्चुअली जानकारी दी है। एनडीटीवी में एक रिपोर्ट आया है कि WHO ने बोला है कि रेमडेसिविर इनइफेक्टिव है, और उन्होंने वो ड्रॉप कर दिया है अपने लिस्ट से, मेडिसिन के लिस्ट से। एक एक्चुअली सर, मुझे डॉक्टर राव से ही एक सवाल पूछना था, थोड़ा सा कनेक्टेड है बट थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं भी है। मैं हमारे पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस देख रहा था, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था मीनाक्षी लेखी ने कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं बहुत सारे, उस पर एक तो वैक्सीन का कितना इफेक्ट है और मेडिसिन का कितना इफेक्ट है। तो मेडिसिन का तो वैसे आपने बता दिया कि ओवरऑल जो मेडिसिन है वो उसका इफेक्ट नहीं है, प्लाज्मा और इसका, पर वैक्सीन्स के एफिकेसी को लेकर उन्होंने कहा था कि जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, मैं बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीकन क्योंकि वहां पे वर्ड्स भी वही यूज किए थे, उसमें कोविशील्ड की बस 10% एफिकेसी है। तो ये किस हद तक सही है कि वैक्सीन्स की इफेक्टिवनेस भी वेरिएंट से तय होगी? ये बात तो सभी लोग पूछ रहे हैं, लेकिन आज तक जो एविडेंस मैंने देखा, जो साइंटिफिक रिपोर्ट्स जो मैंने देखा, न्यूज़पेपर में रूमर्स के बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक रिपोर्ट जो देखा मैंने, उससे ये पता चलता है, बिल्कुल अच्छी तरह पता चलता है कि सारे आज तक जितने भी वेरिएंट हो, वो सब वैक्सीन के काबू में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के इफेक्ट से निकल गए हों। तो सारे के सारे वेरिएंट अभी भी वैक्सीन के बाद नहीं हो सकता है उनसे इन्फेक्शन। अब बात निकली है कि रिपोर्ट्स आने लगे हैं कि वैक्सीन के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। तो इसके कारण से लोग ये समझ रहे हैं कि ये वैक्सीन इस वेरिएंट से इफेक्टिव नहीं है। लेकिन जब पहले जब ट्रायल हुआ था, वैक्सीन का ट्रायल जब हुआ था, उसमें भी पता चला कि वैक्सीन देने के बाद भी 30% कुछ रिस्क रह जाता है कि उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो सकता है।
ये तो तब भी होता था जब वेरिएंट नहीं थे, और आज भी हो रहा है जब वेरिएंट है। तो वेरिएंट और वैक्सीन एफिकेसी से इतना ताल्लुकात नहीं है जितना कि लोग डर रहे हैं जी आज तक। अब आगे चल के क्या रिसर्च निकलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आज तक जो रिसर्च है वो ये है कि वैक्सीन के बाद वेरिएंट से इन्फेक्शन होना उतना ही रिस्क है जितना वेरिएंट आने के पहले जो रिस्क था वही रिस्क है। वही रिस्क है। थोड़ा सा आनंद से भी चर्चा में जोड़ना चाह रहा हूं कि आनंद, ये आपने सुना डॉक्टर साहब ने जो बताया कि थेरेपी को लेकर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पर हमारे यहाँ अगर हम देखें इलाज की पद्धतियों को लेकर और उसमें दवाइयों को लेकर, तो एक किस्म का लापरवाही का भाव भी बहुत ज्यादा है। वो इंडिविजुअल लोगों में जिनको दवा की जरूरत होती है उनमें भी होता है, और वो डॉक्टरों में भी होता है, मेडिकल सिस्टम में भी होता है। अगर आप अपनी कोई टिप्पणी इस पर करना चाहें। हाँ, लापरवाही की तो मतलब, और अंदरूनी इलाकों में तो लापरवाही, जैसे बहुत सारे चिकित्सकों का अप्रोच ये रहता है कि जो मरीज आया है उसको तुरंत कैसे सेटिस्फाई कर, इससे उसको मानसिक संतुष्टि किससे हो जा रही है, ना कि उसके जो है वैज्ञानिक डायग्नोसिस या इलाज के, उसको पहले उसको अंदरूनी इलाकों की मैं बता रहा हूँ, उसको तुरंत राहत, मानसिक राहत क्या चीज से मिल सकता है। तो उसको बेवजह, जैसे आपने भी देखा होगा गाँवों में बेवजह पानी चढ़ाने लगते हैं। हाँ, या क्योंकि मानसिक संतुष्टि के लिए, सिर्फ कि उससे लगे कि कुछ इलाज हो रहा है। तो मतलब, या कोई इंजेक्शन ऐसा दे देंगे एनर्जी वाला या कि जिससे मतलब तत्कालिक उसको लगे कि कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो एक ये अप्रोच रहता है। अब जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अभी जो कोरोना के इलाज में जो पद्धति है, दवाइयों को मिलने की प्रक्रिया नहीं है खारिज करने की, कि जो एक वैज्ञानिक तरीका होता है वो सिर्फ ये नहीं होता है कि किसी चीज को खोजना, लेकिन फॉल्सिफाई करना कि क्या सही नहीं है। तो जैसे प्लाज्मा या रेमडेसिविर जो है, ये सब उस फॉल्सिफिकेशन के तरीके से कि ये नहीं है, ये नहीं है, जिसको मैथमेटिक्स में बाय एलिमिनेशन, कि ये नहीं है, ये नहीं है, अब क्या है वो नहीं पता है, लेकिन ये नहीं है। तो वो फॉल्सिफिकेशन का तरीका भी जरूरी है। दूसरा जो ये बता रहे थे कि जैसे प्लाज्मा के लिए या रेमडेसिविर के लिए ही लोग जिनके पास संसाधन है वो भर्ती हो जा रहे हैं या बेड खा जा रहे हैं जो जरूरतमंद है उसका। तो इसमें जो कि जिसकी उनको जरूरत भी नहीं है, विडंबना ये है। लेकिन उसमें मेरे ख्याल से एक मनोविज्ञान भारत में काम करता है चिकित्सा जगत में, डिप्राइवेशन एंजाइटी, जो मतलब कि हम किसी चीज से वंचित नहीं हो जाएं, कि कुछ चीज उपलब्ध है, हम वंचित हैं कि ना हो जाए संसाधन रहते हुए, इसलिए जो भी है यहाँ वो ले लो। तो डिप्राइवेशन एंजाइटी में कि ये चीज उपलब्ध है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम इसमें पीछे रह जाएं, हमको सबसे पहले ये ले लेना है। तो बस इस डिप्राइवेशन एंजाइटी में जो संसाधन से हैं, जो संपन्न हैं, वो इससे ड्रिवन होते हैं, ना कि किसी साइंटिफिक इनपुट से। बिल्कुल ठीक बात। एक आनंद को लेकर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि ये जो रेमडेसिविर जो दवाई है उसके जो होर्डिंग के मामले आए हैं ना, मुझे लगता है उसकी वजह से भी डिप्रेवेशन एंजाइटी बढ़ गई थी। क्योंकि जैसे कुछ नेताओं के पास होर्डिंग का आरोप लगे थे कि रेमडेसिविर होर्ड कर रहे हैं और कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया के रिपोर्टिंग की वजह से भी इसमें थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। जैसे प्लाज्मा का बात करें तो 2 हफ्ते पहले ही मुझे भी काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लाज्मा चाहिए, एम्पलीफाई कर दीजिए एक्सेट्रा। मैंने कुछ लोगों को मदद भी की फोन करके कि अरे प्लाज्मा यहाँ पर अवेलेबल है, आप ले लीजिए एक्सेट्रा। पर कुछ मतलब सुमैया शेख जो है ऑल्ट न्यूज की, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया है कि अगर ये रिक्वेस्ट आते हैं तो प्लीज इसको एम्पलीफाई मत कीजिए। पर आप सोचिए कि कोई ऐसे पेशेंट को बोला गया है कोई डॉक्टर ने कि आपको ये प्लाज्मा थेरेपी करना पड़ेगा या फिर रेमडेसिविर लेना पड़ेगा, तो वो पेशेंट
नहीं कैसे बोलेगा, या फिर वो तो करेगा ही ना। तो फिर मुझे लगता है कि एक तो डॉक्टर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली है ही, पर यहाँ पर मीडिया को भी थोड़ा सा ध्यान से इसको हैंडल करना चाहिए। जब भी स्टोरीज होते हैं कि होर्डिंग हो रहा है या फिर प्लाज्मा की कमी है एक्सेट्रा, उसमें एक आध दो लाइन बिगिनिंग में जोड़ देनी चाहिए कि ये जो ट्रीटमेंट है वो ICMR और WHO ने दोनों ने ड्रॉप कर दी है, पर अभी भी होर्डिंग के मामले हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक बात। अब इसमें सरकार की भी गलती है इसमें, सॉरी मैं कुछ कहना चाह रहा था, इसमें सरकार की भी गलती है। मैंने एक रिपोर्ट देखा कि ICMR ने कहा कि रेमडेसिविर का इफेक्ट मोर्टालिटी पे कुछ नहीं है, यानी मौत का रिस्क में बिल्कुल नहीं है, और तुरंत बाद उन्होंने रेमडेसिविर स्टॉक्स का इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, अमेरिका से और इजिप्ट से भी शुरू कर दिया। PIB ने एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का एक प्रेस रिलीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड समथिंग एल्स, केमिकल्स वाला मिनिस्ट्री ने इंपोर्ट करने के लिए प्लान बनाया। 450,000 doses of remdesivir were going to be imported from America and from one manufacturer in Egypt. जी। तो इसमें बिल्कुल मिक्स मैसेजेस हो गई ना। एक तो एक तरफ से कह रहे हैं कि रेमडेसिविर का असर नहीं है, दूसरी तरफ से खर्च करके इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लोगों पर क्या असर पड़ेगा कि ये जो रिकमेंडेशन है कि रेमडेसिविर को क्लिनिकल गाइडलाइन से निकाल दे रहे हैं, इसका कारण ये है कि शॉर्टेज है। तो लोग सस्पेक्ट करते हैं सरकार को कि गवर्नमेंट हमारे तरफ से काम नहीं कर रही है, अब नहीं है करके, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में, मेकिंग अ वर्च्यू आउट ऑफ नेसेसिटी। स्टॉक्स नहीं है, शॉर्टेज है, तो भाई काम नहीं करता, मत यूज करो कह रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, खासकर इसीलिए सबसे शुरू से ही अगर साइंस के दौर पे चले, साइंस के जो एविडेंस है उसी से चले तो सबसे बेहतर होता है। इसका एक और पहलू है, उस पर भी मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए। उससे पहले कि मेरे ख्याल से इसमें डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जवाबदेही, जैसे मैं एक अपने परिचित हैं उनको वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और ऑनलाइन एक हॉस्पिटल है, बड़े डॉक्टर हैं, काफी बड़े लोग हैं, मतलब जिनके बारे में ये छवि है कि ये लोग, इनका कांटेक्ट बहुत अच्छा है, वर्ल्ड व्यू इनका बहुत बढ़िया है, ये जितनी भी लेटेस्ट कम से कम रिसर्च होगी उन सबसे अवेयर हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल्स और वो चला रहे लोग हैं। उनका प्रिस्क्रिप्शन मैंने देखा तो उसमें टोटल 13 दवाइयां थी जो उन्होंने नॉर्मल, और वो घर में आइसोलेट थे, मतलब घर में इनका इलाज चल रहा था आराम से। तो मुझे लग रहा है कि डॉक्टरों को भी अपने स्तर पे इन चीजों को, इतनी बड़ी पर्ची लिखने से एक तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि उसको वास्तव में लगता है कि यार इसका मतलब कोई बड़ी सीरियस चीज हो गई है अब, कि इतनी सारी दवाइयां निकलनी पड़ रही हैं एक साथ, 13-14। इसका दूसरा एक समस्या सामने आई है हमारे सामने, वो है ब्लैक फंगस की। मैं थोड़ा सा अपने अनुभव से कुछ चीजें कहना चाह रहा हूँ, तो थोड़ा सा शायद लोगों को समझ में आएगा, और फिर डॉक्टर साहब उस पे और उसके चीजों को विस्तार से समझा पाएंगे हमें। सबसे पहले हिंदुस्तान में दिसंबर के महीने में ये घटना सामने आई थी, जब पहली वेव थोड़ा सा सबसाइड होना शुरू हुई थी। तो नवंबर के महीने में मुझे कोविड हुआ था, और रिकवर करने के बाद जब 21 दिन, 15 दिन जब कंप्लीट हुए थे, उसके बाद से मुझे एक सिम्टम दिखा कि मेरे एक साइड का नाक और आंख और सिर के एक हिस्से में बहुत एकदम पूरी तरह से जैम है, और वो बड़ा अजीब तरह का अनुभव था कि एक साइड की नाक पूरी तरह से खुली है और एकदम नॉर्मल लग रही है, और दूसरे साइड में अजीब सा एक कंजेशन था, और वो उसकी वजह से आंखों के पास हल्की हल्की सी झिलझिलाहट से महसूस हो रही थी उस लेफ्ट साइड में पूरा। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपने डॉक्टर से भी कहता रहा, लेकिन जिससे मैं कंसल्ट कर रहा था उनको भी ये चीज समझ में, उनको लगा कि ये नॉर्मल कंजेशन है, क्योंकि ये शायद सीजनल चेंज भी हो रहा है, नॉर्मल इनको फ्लू का भी असर हो सकता है, कुछ हो, ये उन्होंने बताया। और फिर बाद में 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, मैं ये इससे गुजरते हुए अचानक से गया एक दिन, और मैंने वहां पर बहुत तेज, मुझे मतलब मैं नाक से छींक आई और ये वो, तो नाक के अंदर से मेरे एक बहुत डार्क ब्राउनिश सा एक पूरा म्यूकस में निकला एक सब्सटेंस बाहर आया। तो वो अजीब सा ब्राउनिश डार्क ब्राउन वो था। तो वो मेरे दिमाग में आया कि शायद अंदर कहीं ब्लीडिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये क्लॉट हो गया था नाक में, और वो था, पर वो बाहर निकला उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया कुछ दिन बाद।
अचानक से फिर इस घटना के 4-5 दिन बाद ही वो मेरे सामने आई। सबसे पहले बत्रा हॉस्पिटल में ये करीब 13 लोगों की जानकारी आई कि जो पोस्ट कोविड जो रिकवर कर गए थे उनके अंदर ब्लैक फंगस की ये दिक्कत आई, जिसमें एक साइड में ये होता है कि आपका पूरा जाम हो जाता है और अगर तुरंत आप इलाज ना करें उसको वो तो धीरे धीरे वो ब्रेन तक को डैमेज कर देता है, आंख खराब हो जाती है और ये सब लोगों को। तो उसमें 13 कुछ लोगों की मौत हो गई थी 13 में से। अब वो घटना अचानक से तब मुझे रिकॉल हुआ, तो मैंने एक ईएनटी हमारे मित्र हैं उनसे पूरा जाके सलाह ली कि ये क्या है। उन्होंने मुझे समझाया कि बेसिकली ये उन लोगों के साथ दिक्कत करता है, नॉर्मल जिसकी ठीक ठाक इम्यूनिटी है उनको बॉडी मतलब ये म्यूकर माइकोसिस जो ब्लैक फंगस है इसके स्पोर्स घूमते रहते हैं हवा में और वो सबके जाते रहते हैं, तो नॉर्मल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। लेकिन जब पोस्ट कोविड जो लोगों को स्टेरॉइड दिया गया है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, या ये कैंसर और दूसरे उन केसेस में भी होता है जहां पर उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है लोगों की, उनमें ये बहुत फेटल इफेक्ट कर रहा है ब्लैक फंगस। तो इस तरह से वो चीज हमारे समझ में आई डॉक्टर साहब। अब अचानक से जब हम सेकेंड वेव में हैं तो ये दिख रहा है कि ये जो ब्लैक फंगस की समस्या इसको डिनोटिफाई कर दिया गया है सरकार की तरफ से, मतलब इसको एक अलग तरह की आपदा घोषित करने की बात चल रही है। तो लोगों को क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, किस डर से बचना चाहिए? लोगों में पैनिक अचानक से आ जाता है, हो गया है कि ये कुछ ऐसी चीज है कि अब कोविड से भी बचेंगे तो ये कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से फिर मौतें हो रही हैं या हो जाएंगी। तो क्या क्या इसमें हमें तैयारियां, क्या क्या जागरूकताएं और क्या क्या एहतियात होने चाहिए? ये जो है ये जो म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है, ये तो बिल्कुल काफी खतरनाक लगता है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल नई बीमारी है। अब आज का ही याहू न्यूज में एक रिपोर्ट निकला है कि इंडिया में अभी कम से कम 5000 केसेस का एटलीस्ट मालूमात हुई है। अब इससे ज्यादा अगर है तो हो सकते हैं, लेकिन 5000 तो बिल्कुल हमें मालूम है 5000 केसेस के बारे में। और इसका स्टेट वाइज भी ब्रेकडाउन दिया है याहू न्यूज में कि महाराष्ट्र और गुजरात में महाराष्ट्र में 1500 और गुजरात में 1500 केसेस है, तेलंगाना में 700, मध्य प्रदेश में 500, कर्नाटक में भी निकला है केसेस, दिल्ली में तो 200 केसेस हैं। और ये अब कोविड से ताल्लुकात है, जरूर है, क्योंकि ये सब जितने सारे केसेस की रिपोर्ट हुई है वो सब पोस्ट कोविड रिपोर्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन सही बात, फैक्ट तो ये है कि म्यूकोरमाइकोसिस नई बीमारी नहीं है, यानी इसके बारे में जानकारी है और ऐसे केसेस पहले भी दिखते थे, लेकिन आम लोगों पे नहीं दिखता था। ये ऐसे लोगों इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसी बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है, या ऐसी दवाई दी जाती है जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे कैंसर थेरेपी हो या इम्यून डिसीजेस है जिसके बारे में लोगों को इम्यून सिस्टम को कम करने की दवाइयां दी जाती हैं, जैसे मेथोट्रेक्सेट हो, या पोस्ट ट्रांसप्लांट के बाद में जैसे बहुत सारे मरीज होते हैं जिनकी इम्यूनिटी हम सोच समझ के डिलिबरेटली कम कर देते हैं दवाई देकर। तो ऐसे लोगों में ओकेजनली दिखता था केसेस, लेकिन आज जो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक्सप्लोजन जो हुआ है केसेस का, इसके लिए अभी और काफी सारी रिसर्च मेरे ख्याल में बिल्कुल तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि इतनी जानकारी नहीं है कि हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इसके कारण क्या है। दो तीन चीजें लोगों ने रिपोर्ट किया है। एक तो ये इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें खास करके होती है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस। और इंडिया में आजकल जो कोरोना वायरस के जो ट्रीटमेंट में लोग स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, मैंने भी देखा है कि कई सारे प्रिस्क्रिप्शन लोगों ने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि उनको बिल्कुल जैसे ही उनको RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आता है डे 5 या डे 6 में उनको मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया जाता है, इंजेक्शन से मिथाइल प्रेडनिसोलोन। वो इसलिए दिया जाता है कि वो जो रिसर्च ट्रायल जो मैंने पहले बताया कि डेक्सामेथासोन से लोग बच सकते हैं जिनको ऑक्सीजन डिपेंडेंट है और जिनको वेंटिलेट किया जा रहा है इंटेंसिव केयर में। अब वो रिसर्च लेके सभी लोगों को मिथाइल प्रेडनिसोलोन के इंजेक्शन दे रहे हैं। अब मिथाइल प्रेडनिसोलोन बहुत ही सख्त और बहुत ही पावरफुल स्टेरॉइड है, और जो भी ट्रायल हुआ है वो सिर्फ डेक्सामेथासोन से या हाइड्रोकॉर्टिसोन से हुआ है ट्रायल्स।
तो ये दोनों चीजें, मिथाइल प्रेडनिसोलोन या स्टेरॉइड का ओवर यूज यानी अधिक इस्तेमाल और डायबिटीज, ये दोनों रिस्क फैक्टर बताया जा रहा है। अब इसका भी खास ऐसा मैंने नहीं देखा कि रिसर्च जिसे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि यही दोनों रिस्क फैक्टर हैं और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। लेकिन आज की जो जानकारी है इससे पता चलता है कि ये शायद इसमें थोड़ा सा क्लिनिकल बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी जिसको कहते हैं, जिसका क्लिनिकल सेंस है, क्लिनिकल कॉमन सेंस है, ये शायद सही है कि जिनको डायबिटीज है उनको अगर कोविड हुआ तो बिल्कुल डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और कंट्रोल करना इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल कुछ चीजें खाना बंद कर दें, लेकिन ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करें और इंसुलिन लें। जिनको इंसुलिन नहीं भी दे रहे हैं वो इंसुलिन शुरू कर दें, क्या कि ब्लड ग्लूकोज को सख्त कंट्रोल में लाया जाए। और स्टेरॉइड का यूज बिल्कुल कम कर दें, कि उनको सिर्फ अगर देना चाहिए तो सिर्फ जो लोग वेंटिलेटर पर हैं या जो लोग ऑक्सीजन से वेंटिलेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन फेस मास्क से जो लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनको सिर्फ डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम ईच वंस अ डे 10 दिन के लिए दिया जाए। अब शायद ऐसा किया जाए तो शायद केसेस कम हो सकते हैं, लेकिन कोई ट्रायल्स नहीं हुई है, कोई रिसर्च नहीं, खास रिसर्च पेपर्स नहीं निकले हैं जिससे हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इसका कारण क्या है कि इतने ढेर सारे केसेस दिख रहे हैं आज। ठीक बात। आनंद और मेघनाथ, अगर आप लोगों को भी इस पर कुछ पॉइंट्स अगर हैं आपकी टिप्पणी तो आप लोग दें, इसके बाद हम फिर थोड़ा बीबीसी और डीडी इंटरनेशनल की बात करेंगे। मुझे तो इस पर एक्चुअली ज्यादा जानकारी नहीं है तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आनंद, अगर कुछ बोलना होगा तो। बस मुझे सिर्फ यही इसमें एक पुष्टि लेनी है कि ये सिर्फ अभी तक के डेटा के अनुसार सिर्फ जो पोस्ट कोविड हैं, जो लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं उन्हीं में है, या ऐसे जो गैर संक्रमित हैं उनको भी हो सकता है? जैसा मैंने कहा, म्यूकोरमाइकोसिस तो जरूर हो सकती है, विदाउट कोविड भी हो सकती है, लेकिन विदाउट कोविड जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो तो पहले से ही हो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था। सिर्फ जो कैंसर के पेशेंट है या जिनको इम्यून सप्रेसेंट ट्रीटमेंट जो है, ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उन पे दिखता था, लेकिन ओकेजनली, बहुत रेयरली दिखता था। इसको आम डॉक्टर ने शायद ही एक केस देखा हो इंडिया में। तो लेकिन आज जो हो रहा है वो आज जो केसेस दिख रहे हैं वो डेफिनेटली कोविड के बाद ही दिख रहे हैं। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि आमतौर पर ये अगर होता भी है तो बॉडी इससे हैंडल कर लेती है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको खत्म कर देता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है किसी वजह से, चाहे किसी एक्स्ट्रा दवा की वजह से, स्टेरॉइड की, तब ये ज्यादा इफेक्टिव प्रभावी तरह से दिखता है, प्रभावित हो जाती है। या ठीक है। अब ऐसी बात कहने के तुरंत बाद मुझे ये भी कहना चाहिए कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा सकें। अब इंडिया में बहुत चल रहा है, आयुष 64 है या कोरोनिल है, ये सब लोग कह रहे हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इम्यूनिटी ऐसी चीज है जो बढ़ नहीं सकती है, या जनरल हेल्थ, आमतौर से जो जनरल स्वास्थ्य है, नॉर्मल डाइट जो लोग ले सकते हैं और अच्छी तरह से जो खाना खा सकते हैं और उनको कोई खास बीमारी नहीं है, उनको जितनी इम्यूनिटी चाहिए उतनी इम्यूनिटी ऑलरेडी है। हाँ, तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि लोग अचानक जाके अब ये नई दवाई ढूंढने जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। ऐसी कोई दवाई नहीं है। और ये अपने आप में बड़ा विरोधाभासी है डॉक्टर साहब कि ये जो दवा दी जाती है स्टेरॉइड कुछ केसेस में वो दी इसीलिए जाती है ताकि इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि शरीर लड़ने लगता है बाहरी एलिमेंट से इतनी तेजी से कि आपको पोटेंसी को कम किया जाता है, भाई कम लड़ो थोड़ा तो बच जाएगा। हाँ। दूसरी बात कहना चाहते डॉक्टर, एक और सारी इससे ही लेकर सवाल था कि अभिनंदन भी एक बहुत बड़ा बिलीवर है और वो हमको रेकमेंड भी कर रहा है कि विटामिन लेने चाहिए और जिंक का एक टैबलेट लेना चाहिए, तो मैं वो ले रहा हूँ एक्चुअली रेगुलरली। उससे कुछ फायदा होता है? सबूत नहीं है। बात यह है कि जिंक और विटामिन जिसको डिफिशियंसी है वो लोग अगर लिए तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जो लोग आमतौर से मिक्स डाइट ले रहे हैं और उनका जो इतने गरीब नहीं है कि वो रोज 3-4 बार नॉर्मल मील खा सकें और वैरायटी ऑफ फूड्स खा सकें, जैसे कि सिर्फ एक ही चीज लगातार खा रहे हैं, तो जिनको न्यूट्रिशन ठीक है
उनको और ज्यादा जिंक या कोई खास विटामिन देने में कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन बात ये भी सही है कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है और वो मिक्स डाइट खा नहीं सकते हैं। तो ऐसे लोगों को शायद एक मल्टीविटामिन टैबलेट लेना सस्ता पड़ता है। ठीक बात। मेरे ख्याल से काफी विस्तार से और बहुत डिटेल में जानकारियां दी हैं डॉक्टर साहब ने, और लोगों ने, बाकी भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आ पाया है। एक और विषय है जिस पर हम थोड़ा सा बात कर लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है न्यूज लॉन्ड्री के लिहाज से। भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो बीबीसी वर्ल्ड की तर्ज पर एक दूरदर्शन का अपना एक न्यूज चैनल शुरू करना चाहती है, डीडी इंटरनेशनल के नाम से करने वाली है वो। और उसका जो मकसद ये है, उसको अगर हम थोड़े से शब्दों में समराइज कर पाए तो हमने देखा कि हाल के दिनों में जब सेकेंड वेव आई और जो पूरी तरह से सरकारी मशीनरी हमारी कोलैप्स कर गई थी, सरकारें अनुपस्थित थी, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, सिस्टम जो हेल्थ सिस्टम है हमारा वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। लोगों की ऐसी मौतें हुई जिनको अभी नहीं जाना चाहिए था, असमय मौतें हुई लोगों की, 30 साल 35 साल 25 साल के लोगों की मौतें हुई हैं, 40 साल के लोगों की मौतें हुई। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बड़ी सारी खबरें आई, इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत क्रिटिकल पीसेस लिखे, रिपोर्टिंग की क्रिटिकल तरीके से, आलोचनात्मक दृष्टि से की। तो अब सरकार का ये एक सोच है कि जो भारत की जो छवि है, और भारत की छवि से भी ज्यादा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि है, उस छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कैसे रखा जाए। तो मेरा ये कहना है कि क्या डीडी न्यूज जैसा, डीडी इंटरनेशनल जैसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो इतना क्रेडिबल हो कि उसकी बातों पर लोग उस तरह से यकीन करें। क्योंकि आज की तारीख में तो डीडी न्यूज की ऐसी छवि नहीं है कि लोग ये भरोसा कर पाए कि ये बहुत तथ्यात्मक तरीके से चीजों को दिखाता है, क्योंकि ये पूरी सेकेंड वेव बीत गई और न्यूज लॉन्ड्री में आपको इसके संबंधित रिपोर्ट मिलेगी जहां पर सेकेंड वेव से जुड़ी ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, लोगों की मौतों की कहानियां सिरे से नदारद थी, गायब थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो विदेशों में कोविड की जो घटनाएं हो रही थी उसको रिपोर्ट कर रहा था, अपने मची अफरा तफरी को नजरअंदाज कर रहा था। तो ऐसे में ये अपेक्षा करना कि डीडी इंटरनेशनल जैसा कोई प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा जो दुनिया उसको किस नजर से देखेगी, अल्टीमेटली उसकी सफलता इस पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आनंद, एक बार अगर आप इस पूरे मसले को समझा पाए हमें कि ये जो प्रोपेगेंडा और जो खबर के बीच की जो लाइन है वो कैसे उसमें संतुलन साधा जा सकता है। देखिए, ये कोई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सरकारें जो है ब्रॉडकास्टिंग में या न्यूज प्रिंट में एक ऑफिशियल पब्लिकेशन रखती हैं, बहुत सरकारें रखती हैं, और तत्कालिक आवश्यकता नहीं, मेरे ख्याल से डीडी इंटरनेशनल को सुदृढ़ करने की आवश्यकता वर्षों से है, दशकों से। आपको याद होगा कि 90 के दशक में पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को, प्रॉक्सी जो वार वाली या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए डीडी का एक इंटरनेशनल विंग ऑलरेडी चैनल काम करता था, और नरसिम्हा राव के समय में ये आया था। और इसका तात्कालिक, मुझे अभी इसके संदर्भ में मैं नहीं देखूंगा, इसकी आवश्यकता है। अब डीडी जो है, प्रसार भारती, वो तो है ही, उसका बेसिक स्वरूप जो है वो बीबीसी जैसा नहीं है। उसमें जो है सरकारी दखलंदाजी है काफी। और दूसरी बात यह है कि भारत का डीडी जो है या एआईआर भी जो है, वो जो चाइनीज स्टेट कंट्रोल मीडिया है कुछ उस लाइन पे है, या अन्य देशों में भी जो है वो है। तो प्रोपेगेंडा फॉरेन पॉलिसी का एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसको एक त्रासदी के समय में सिर्फ उसमें जो है इमेज ये करने का, एक्चुअली ये इस तरह का जो उपयोग है वो ऑफिशियल पोजीशन को एयरवेव्स में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए किया जा सकता है कि भारत का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है, ऑफिशियल पोजीशन ये है इन मुद्दों पे या इन खबरों पर, वो एक अलग चीज है। लेकिन इमेज सुधारने और विदेशी मीडिया के कवरेज को लेके मैंने लिखा भी है इस पे, पहले से भी, आज से नहीं,
70-80 वर्षों से, काफी 70 वर्षों से कह लीजिए, बहुत उसमें आयाम हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक पर्टिकुलर त्रासदी को जब हेल्थ सिस्टम ओवरवेल्म्ड हो गई, अगर ध्वस्त नहीं हुई तो ओवरवेल्म्ड तो जरूर हुई, तो उसको लेकर और उसकी टाइमिंग को लेकर, टाइमिंग शायद सही नहीं हो, लेकिन इसका एक मतलब स्पेस था। ठीक। तो असल में इसमें एक चीज बस मैं और जोड़ना चाहूंगा, डीडी की जो पूरी छवि है, डीडी और बीबीसी के बीच में जो बेसिक अंतर है, जो स्वायत्तता का मामला है, ऑटोनॉमी का मामला है, वो इस तरह से है कि बीबीसी आज भी जनता के लिए काम करने वाला संस्थान बना हुआ है, जनता के हित के लिए चलने वाला संस्थान बना हुआ है। दूरदर्शन आज भी नेताओं की छवि, जो भी सत्ताधारी दल है, जब भी कोई भी रहा हो, उसमें कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो उन नेताओं की छवि के लिए चलने वाला संस्थान बना हुआ है। ऐसे में इस पूरी बहस में डॉक्टर साहब वहां पर बैठे हैं, जो यूके में वहां पर देख रहे हैं, वहां के भी का भी अनुभव है उनको, और हम यहाँ पर हमारा डीडी का अनुभव है। तो इन दोनों में स्वायत्तता जैसी चीज, अल्टीमेटली उस स्वायत्तता से ही वो क्रेडिबिलिटी आएगी जिस पर लोग भरोसा कर पाएंगे। डीडी की इस मामले में जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत नीचे है। तो एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा कर देना पब्लिक मनी का इस्तेमाल करके, क्योंकि आप कर सकते हैं, सरकार में है, लेकिन वो वेस्टेज ऑफ मनी है आज की तारीख में, जब आप फिर से वही बात आती है कि बेसिक चीजों में कुछ चीजें सुधारने की जरूरत है, कि आपका हेल्थ का जो बजट है वो कितना नीचे क्यों है। अगर आप बीबीसी जैसी चीजों से सीख लेना चाहते हैं कि उनका जो पूरा ऑफिशियल स्टैंड है वो बीबीसी के जरिए दुनिया तक पहुंच रहा है, तो उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो भी कैसे पूरा राष्ट्रीयकृत है, और कैसे वहां पर लोगों को सरकार की तरफ से वो चीजें मिली हुई हैं, उससे भी तो सीख लेने की जरूरत है, कि एक चीज की वो सीख ली जाएगी। डॉक्टर साहब की पहली बात, और फिर मेघनाथ से भी समझेंगे। बिल्कुल सही बात कहा आपने। अब देखिए, ये जो है ना, इसको जो हम फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन रिलेशंस में जो सॉफ्ट पावर कहते हैं, सॉफ्ट प्रोजेक्टिंग योर सॉफ्ट पावर जो कहते हैं, ये हर एक देश करती है। अब वॉइस ऑफ अमेरिका है, फ्रांस का जो टेलीविजन चैनल है, रशिया टुडे का आरटी जो है, बीबीसी है, और सीजीटीएन चाइनीज चैनल है। ये सब चैनल्स जो है बहुत ही कम लोग देखते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये सिर्फ जो लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं उनको लगता है कि हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी मैसेज फैल रही है, हमारी जो ओपिनियन है वो लोग मान रहे हैं। लेकिन अगर सही तरह से अगर रिसर्च किया जाए तो शायद लोग चुपके हंस रहे हैं इस पे। अब बीबीसी का एक एडवांटेज है कि बीबीसी कम से कम 100-150 साल से चल रहा है। बीबीसी का एक फॉरेन सर्विस हमेशा था, बीबीसी वर्ल्ड रेडियो का, और बीबीसी वर्ल्ड रेडियो का काफी रेपुटेशन बन गया, ब्रांड बन गया था कि वो सही बात कहते हैं जहां भी हो, अब अफ्रीका में हो या अमेरिका में हो या इस देश में हो, उनके रिपोर्टर्स जो कहते हैं इस पे लोगों को भरोसा है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूं कि जब 1991 में जब बाबरी मस्जिद का ये किस्सा हुआ था तो काफी कंफ्यूजन थी उस वक्त रिपब्लिक चैनल नहीं था, ऐसे सब चैनल्स नहीं थे, लेकिन काफी कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने कहीं तो पढ़ा था कि लोग बीबीसी हिंदी सुन रहे थे सही न्यूज के लिए, और बीबीसी हिंदी में जो भी लोग कह रहे थे, मार्क टली वगैरह जो भी कह रहे थे, उन पे भरोसा था लोगों को। अब ऐसा रेपुटेशन बनाना बहुत ही मुश्किल है। एक एग्जांपल है, रिसेंटली में एक उदाहरण है, जिससे कि एक नया चैनल आया स्टेट सपोर्ट से और उसका रेपुटेशन बन गया है, वो है अल जजीरा। अब अल जजीरा को मैं काफी बार देखता हूं इस देश में। अल जजीरा इंग्लिश देखता हूं, अल जजीरा अरबिक तो मैंने समझ नहीं आती है, लेकिन अल जजीरा इंग्लिश देखता हूं। उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा एडिटोरियल इंडिपेंडेंस जो है उन्होंने प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को दे दिया। उनको सिर्फ एक बात कहा कि कतार के जो रॉयल फैमिली है उस पर कोई टिप्पणी ना हो, बाकी सब कुछ कह सकते हैं। तो लोगों को मालूम है कि जो भी अल जजीरा कहता है वो अगर कतार के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं।
लेकिन बाकी जो ब्रॉडकास्ट करते हैं उस पे काफी हद तक वो ऐसे स्टोरीज चलाते हैं जो बाकी चैनल्स बिल्कुल दिखाते ही नहीं, अफ्रीका के बारे में या साउथ अमेरिका के बारे में या चाइना के बारे में, जो बाकी चैनल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी स्टोरीज भी चलाते हैं। और उनका जो वेदर रिपोर्ट्स है या पॉलिटिकल न्यूज एनालिसिस जो होता है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रिसर्च करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, और बहुत कामली और बहुत प्रोफेशनली प्रेजेंट करते हैं। तो इतना रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत ही पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि उनका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ये बिल्कुल बदलना पड़ेगा। कि अगर इंडिया में बात यह है कि जो प्राइवेट चैनल्स है, जो प्योरली प्राइवेट कमर्शियल चैनल्स है, उस पर भी काबू कर लिया है सरकार ने, तो उनका खुद का चैनल का क्या इंडिपेंडेंस रहेगा, इस पे बहुत ही डाउट निकलता है। ठीक है मेघनाथ जी, मेरा बेसिकली इस पे एक ही सॉर्ट ऑफ व्यू है कि देखिए डीडी जो है वो अभी भी मोस्ट वॉच चैनल है इंडिया में एटलीस्ट। और अगर आप याद करेंगे, हमने एक इस पर सीरीज भी की थी, मधु ने कुछ होस्ट किए थे, सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कहा था कि जब कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हुआ था तब डीडी ने उसको दिखाया नहीं था, और इसके लिए काफी मतलब न्यूज ट्रैक जैसे प्राइवेट जो चैनल्स है उन्होंने वो कवर किया था और उन्होंने फुटेज वगैरह भी लाया था। वैसे ही बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो डीडी ने कवर किया था, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी और उसकी वजह से कुछ पॉलिटिकल व्यूज आते हैं और कुछ फिल्टर्स लगते हैं जो कि प्रेजेंट जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको फायदा पहुंचाती है। अब अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे तो अगर आप इसका कंपैरिजन आप चाइनीज स्टेट मीडिया से कर सकते हैं। चाइनीज स्टेट मीडिया जब भी स्टेटमेंट्स देते हैं इंटरनेशनल उनके चैनल्स पर एक्सेट्रा, तो वो एक दुनिया को मैसेजिंग, गवर्नमेंट का एक मैसेजिंग देने के हिसाब से देते हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कि ये जो सेटअप होगा, जो भी अगर वो कर रहे हैं, और जैसे आनंद ने बोला कि वो दशकों से इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, ये सही है, ये कोई ऐसे अभी नई खबर नहीं है। मुझे लगता है कि अभी उसको थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि अभी जो इनको इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म मिला है वो कुछ हजम नहीं हो रहा है। और अभी तक तो मोदी जी का प्रेज हो रहा था, पर और वो कंट्रोल भी कर रहे थे। जब भी क्रिटिसिज्म हो रहा था तो हमारे बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी आकर उसको काउंटर कर देती थी, या फिर एटलीस्ट इंडिया में वो ये दिखाते थे कि नहीं ये सब गलत है। बट जब भी प्रेज होती थी इंटरनेशनल मीडिया से तो उसको भर के शेयर करते थे। जैसे आपको याद होगा कि मैंने पिछली बार भी ये एग्जांपल दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने जब टाइम मैगजीन में एक एड डाला था, उसको हमारे मीडिया चैनल्स ने बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको पोस्ट किया था, और हमारे गवर्नमेंट ने भी उसको प्रोपोगेट किया था कि उनका कोविड हैंडलिंग ठीक है एक्सेट्रा। अभी अगर आप पिछले हफ्ते का ही एक इंस्टेंस देख ले तो जब WHO ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को मेंशन किया तो उसको उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट किया कि उनकी तारीफ की है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो उसका अभी ये काम ही बन चुका है कि कुछ भी हो, हमको अपनी इमेज बचानी है और हमको अपना क्रिटिसिज्म हमको कुछ भी करके दबाना है। और अगर एक इंटरनेशनल चैनल मिल जाए जो टैक्स पेयर फंडेड होगा, बाय द वे टैक्स पेयर फंडिंग एक बहुत बड़ी बात आती है यहाँ पे, कि हम अपना पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को ताकि गवर्नमेंट हमसे सच छुपा सके, एसेंशियली ये बात आती है। यहाँ पर भारत में बहुत एक बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पर कि ये जो टैक्स पेयर मनी का कॉन्सेप्ट है ये इतना कमजोर है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता। अच्छा, सरकारों को ये इतना सेल्फ एंटाइटलमेंट लगता है कि ये तो हमारा ही पैसा है, हमारी पैसा यस। अब जैसा मैंने ट्वीट किया, PIB का जो प्रेस रिलीज अगर आप पढ़ते हैं तो रोज निकलता है एक प्रेस रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से। मिनिस्ट्री के हेल्थ का मैं रोज पढ़ता हूँ, मिनिस्ट्री का हेल्थ से रोज निकलता है एक प्रेस रिलीज की टुडे भारत सरकार ने 2 लाख या 2 करोड़ वैक्सीन स्टेट्स को मुफ्त में दिया।
अब ये मुफ्त में देना कि क्या, कहाँ से बात निकली? अब किसका पैसा है? उन्होंने क्या पैसा कमा के दे रहे हैं या लोगों से टैक्स से इकट्ठा किया और स्टेट और उन्हीं को वैक्सीन दे रहे हैं? इसका टैक्स पेयर का एक और डायमेंशन बहुत मजेदार लगता है मुझे कि जब भी टैक्स पेयर का कुछ भी मांगना होगा ना, तो ये एक आता है कि अरे मैं तो इनकम टैक्स देता हूँ, मैं तो इनकम टैक्स देता हूँ, आई हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, पर जो भी इनकम टैक्स नहीं देते उनको कोई राइट ही नहीं है। राइट ही नहीं। और लोग ये भूल जाते हैं कि सब लोग टैक्स देते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स सभी टैक्स देते हैं। जीएसटी का रेट अगर आप इंक्लूड करेंगे हमारे कंट्री का टैक्सेशन परसेंटेज बाकी के कंट्री से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और जो सर्विसेज मिलते हैं वो बहुत कम है, और जो भी मिलता है वो भी बहुत घटिया है। तो लोगों को एंटाइटल्ड होना चाहिए और बोलना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप ये बार बार पैसा क्यों लाते हैं बीच में, आप ये बार बार टैक्स क्यों लाते हैं बीच में, हम ही तो पैसा दे रहे हैं आपको। वही बात कर रहा था कि वेस्ट में जिस तरह से पब्लिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है कि आर्ग्यूमेंट में जिस तरह से वो चीज आती है कि पब्लिक मनी का इस्तेमाल करके इन कोर्ट केसेस में या कहीं पे भी जहां पर भी मिसगवर्नेंस जैसी चीज आती है, वहां पर पब्लिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली डिफेंड करने के लिए सामने लाया जाता है। हमारे यहाँ पब्लिक मनी के कॉन्सेप्ट को कोई उस तरह से कोई उसका आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, कोई बहस ही नहीं होती कि भाई ये जो पब्लिक मनी है इसका मिसयूज हो रहा है या इसकी सारी गड़बड़ी यहाँ पर है, और इसकी जवाबदेही तय नहीं होती है। सरकारों को ऐसा लगता है कि वो वहां पर जीत कर पहुंच गई हैं तो वो उन्हीं का सब कुछ है, उन्होंने मालूम लगता है कि कमा के वहां पर रखा हुआ था। खैर, तो ये आज काफी लंबी चर्चा हो गई और समय का भी अभाव है। अब हम अपनी चर्चा को रोक के और आखिर में रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी। अतुल सर, रिकमेंडेशन जाने से पहले एक क्लैरिफिकेशन देना था मुझे। काफी हमको यूट्यूब कमेंट्स भी आए और डिस्कॉर्ड पे भी पॉइंट आउट किया। पिछले हफ्ते एक्चुअली जो पैलेस्टाइन और इजराइल की बात हुई थी उसमें मैंने एक एनालॉजी यूज की थी, जो वो एक टीनेजर और बच्चे की एनालॉजी यूज की थी। वो एक्चुअली ट्रेवर नोआ के शो से मैंने देखी थी और वो यूज की थी। मुझसे गलती होगी, मुझे मेंशन करना चाहिए था कि वो मैंने ट्रेवर नोआ पे देखकर उसके शो पर देखकर किया था, मेरे दिमाग से हट गया था। तो मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि माफी चाहता हूँ, मुझे जेन्युइनली मेंशन करना चाहिए था और ये मेरी गलती हो गई थी। ठीक बात। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले आनंद आप अपना रिकमेंडेशन दें। हाँ, मैं चूंकि आजकल बहुत लोगों को खोया है और जो पीड़ा और व्यथा, जो ग्रीफ की बातें हो रही हैं, तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर ग्रीफ को जो है, व्यथा को, पीड़ा को रिविजिट कैसे करना, इसके कई लेयर्स हो सकते हैं। तो मैं वीएस नैपॉल का एक न्यूयॉर्कर में एस्से रिकमेंड कर रहा हूँ, स्ट्रेंजनेस ऑफ ग्रीफ। और ये एक विशेष तरह का लेख मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसमें नैपॉल ने ग्रीफ की रीडिस्कवरी की बात की है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को लेकर एक मनोवैज्ञानिक की तरह समझाया है कि ग्रीफ की कई परतें कैसे हो सकती हैं व्यथा की। और जैसे उन्हें लगा था युवा काल में जब उनके पिता की मृत्यु हुई कि उनको एक इम्यूनिटी सी मिल गई है, एक लाइफ लॉन्ग शील्ड मिल गया है, अब उनको कोई पर्सनल ग्रीफ नहीं होगा। उदासी होगी लेकिन पर्सनल ग्रीफ नहीं होगा। और उनके पिता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो एक बार पाकिस्तान में उनसे पूछा गया था कि आपके पसंदीदा लेखक कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता। उनके पिता एक असफल नाकाम लेखक थे, और लेकिन उनका मानना था नैपॉल का कि उन्होंने जो भी लेखन के बारे में जाना पिता के से ही जाना। तो वो उसके बाद, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने अलग अलग तरीकों से व्यथा को फिर से डिस्कवर किया, फिर से पाया कि ग्रीफ अलग अलग तरह से हमारे जीवन में कैसे आ सकता है। तो एक लेखक है वो, लेकिन किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से अच्छे ढंग से उन्होंने बहुत ही, जो उनकी मास्टरी है भाषा पर और ऑब्जर्वेशंस पर, उससे उन्होंने समझाया। बहुत लंबा लेख है न्यूयॉर्कर में, स्ट्रेंजनेस ऑफ ग्रीफ। वही मेरा रिकमेंडेशन। ठीक बात। मेघनाथ, आप रिकमेंड क्या करेंगे? जी, मेरे रिकमेंडेशंस, एक तो मैं एक बहुत एक्साइटेड हूँ, आज 3 दिन में गेम आने वाला है, उसको ही रेकमेंड करना चाहूंगा। मैं बहुत ऑब्सेसिवली उसके वीडियोस देख रहा हूँ। बायोम्यूटेंट करके एक गेम आ रहा है,
तो बायोम्यूटेंट एक रोल प्लेइंग गेम है जो बेसिकली पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बेस्ड है, जहां पर सब जो प्राणी है वो म्यूटेट हो चुके हैं और कुंग-फू सीख गए हैं, तो वो लड़ाई करते हैं, बेसिकली वही गेम है। तो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अभी जो गेम प्ले निकल रहे हैं, तो वो एक है। दूसरी चीज, मैं ना एक ये पिछले हफ्ते जो वो कोविड टूल किट का जो मामला हुआ और एक्सेट्रा, तो एक सोच रहा था कि ये लोग जो स्टेटमेंट्स करते हैं, कुछ लोग जो झूठे स्टेटमेंट्स करते हैं एकदम फुल ऑन, तो थोड़ा सा क्रिंज टाइप फीलिंग आता है। ये क्रिंज एक शब्द है, तो कि भैया मतलब ऐसे अगर आप उनके शूज में होंगे तो आप ऐसे करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर आप करेंगे तो आपको कितना गंदा लगेगा। तो मैं एक कॉन्ट्रा पॉइंट्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उनका एक वीडियो रेकमेंड करना चाहूंगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो है क्रिंज पर, ये जो फीलिंग है क्रिंज की उस पर डिफाइन करने के लिए एक बहुत लंबा एक एक्सप्लेनर टाइप है, तो वो मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा, जरूर पढ़िए उसको। हाँ, एक और आखिरी रिकमेंडेशन मेरा है, एक चर्चा में है अभी भी कि कोविड जो लैब लीक थियोरी जो है और जो बायो वेपन है या नहीं है, वो जो भी कॉन्स्पिरेसी थियोरीज चल रही है, तो काफी पिछले हफ्ते मैंने इस पर रीडिंग की कि एसेंशियली लोग कह रहे हैं कि एविडेंस बढ़ता जा रहा है कि लैब लीक हुआ है। कुछ पेपर्स भी रिलीज हुए थे यूनाइटेड स्टेट्स से कि चाइना ने इस पर डिस्कशन भी किया था 2015 में। तो मैं एक बड़ा पीस रेकमेंड करना चाहूंगा, लंबा पीस है, निकोलस वेड का है, उनके मीडियम ब्लॉग पर है, ओरिजिन ऑफ कोविड फॉलोइंग द क्लूज करके। तो एक बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे ये नेचर से आया है या लैब से आया है, ये इसके बीच में क्या क्या एविडेंस है और अभी तक हमको क्या पता है। कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं कर रहे कि ये डेफिनेटली नेचर से आया है, डेफिनेटली लैब से आया है, पर एक तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि दोनों थियरीज को सपोर्ट करने के लिए क्या एविडेंस है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपका रिकमेंडेशन क्या होगा? मेरा रिकमेंडेशन साहब ये होगा कि एक वेबसाइट रेकमेंड करता हूं मैं। ये खास करके अमेरिका से निकला, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड इसकी जानकारी हो गई है। उसका नाम है choosingwisely.org। चूजिंग वाइजली यानी विजडम के साथ, ज्ञान के साथ कोई भी चॉइस करना हो। ये खास करके मेडिकल वर्ल्ड के लिए काफी रेलेवेंट है अभी इस वक्त, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टेस्ट किया जाता है कोविड के लिए, या सीटी स्कैन या एक्सरे या ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह। तो ये वेबसाइट ऐसा है कि इन्होंने शुरू किया ये एक मूवमेंट कि आजकल मॉडर्न मेडिसिन में जो है, जो वैज्ञानिक जो डॉक्टर लोग हैं, वो ओवर ट्रीटमेंट और ओवर डायग्नोसिस कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये टूल्स है तो ये टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक्सरे मशीन है तो सबका एक्सरे करवाते हैं, सीटी मशीन है तो सबका सीटी करवाते हैं। तो इसको कहते हैं चूजिंग वाइजली, और इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस वेबसाइट में। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ इंग्लिश और स्पेनिश में है, तो मैं अगर आईसीएमआर के बॉस होता तो मैं इसका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ पैसा एलोकेट करता था। अब इसमें 5 क्वेश्चन एक खास करके पेज में है कि 5 क्वेश्चंस टू आस्क योर डॉक्टर बिफोर यू गेट एनी टेस्ट, ट्रीटमेंट और प्रोसीजर। ये एक खास करके एक पोस्टर है जो इनका रिकमेंडेशन है ये कि हर एक डॉक्टर के क्लिनिक में लगाया जाए। 5 सवाल पूछना चाहिए हर एक मरीज को जब डॉक्टर कहता है कि ये फलाना टेस्ट करवाओ या फलाना एक्सरे करवाओ। एक पहला सवाल ये है कि डू आई रियली नीड दिस टेस्ट और प्रोसीजर। दूसरा है कि इसका क्या रिस्क्स है। तीसरा ये है कि इसके अलावा और कोई सिंपलर या सेफर ऑप्शन नहीं है क्या। और चौथा सवाल है कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो क्या होने वाला है। और आखिरी सवाल ये है कि इसकी क्या कॉस्ट है, कितना पैसा लगेगा इस टेस्ट करवाने के लिए। अब ये 5 टेस्ट पूछे बिना मेरे ख्याल में कोई डॉक्टर टेस्ट रेकमेंड नहीं करना चाहिए और कोई पेशेंट टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इससे थोड़ा धीरे धीरे एक रेवोल्यूशन पैदा हो जाएगा कि ये डॉक्टर और पेशेंट का जो इंटरेक्शन है, इसमें डॉक्टर की बड़ाई नहीं है, लेकिन पेशेंट का आवाज और ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, बहुत दिलचस्प रिकमेंडेशन आपने दिया डॉक्टर साहब।
ये हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी भी है एक अवेयर सिटीजन के लिए, सारे जानते रहें लोग कि भाई जो करवाने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन बेसिकली 3 छोटे छोटे रिकमेंडेशन। एक तो मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, मैंने हाल फिलहाल में देखी। बेसिकली वो उसका नाम है द लास्ट डेज। ये सर्वाइवर हैं जो ऑस्विट्ज के, उनकी 5 सर्वाइवर्स की कहानी है, और वो अभी अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं दुनिया के। हंगेरियन लोग थे, हंगरी के, और उनको ले जाया गया था ऑस्विट्ज जब। तो उनकी कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, डॉक्यूमेंट्री है। तो एक ये रिकमेंडेशन है। दूसरा, आज इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक लेख है उत्तर प्रदेश के ऊपर, द यूपी प्रॉब्लम करके। किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसका जो इस पूरे पेंडेमिक में जो रवैया है, उस रवैये के साथ जुड़े जो खतरे हैं, उस चिंताओं को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से अंडरलाइन किया है। वो हमारे टाइम के एक बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी हैं, तो उनसे हम लोग एक नए पर्सपेक्टिव की उम्मीद करते हैं। तो इस लेख को मैं रिकमेंड करूंगा उनके। और साथ में 3 पार्ट की हमारी सीरीज है, एनएल सेना सीरीज है, न्यूज लॉन्ड्री पर रिलीज हुई है पिछले हफ्ते। सदगुरु जग्गी के ऊपर है, जो कि साउथ के, दक्षिण भारत के एक बड़े बाबा संत माने जाते हैं, गॉडमैन हैं सदगुरु जग्गी। तो उनके अंपायर, उनके बिजनेस और उनके और तमाम जो योग और चीजें हैं, या उनका जो प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, उन तमाम चीजों के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन 3 हिस्सों में की है हमारे रिपोर्टर प्रतीक गोयल ने। हिंदी में न्यूज लॉन्ड्री पर ये अवेलेबल है तीनों, अंग्रेजी में भी हैं, तो जिस भाषा में भी आपको कंफर्टेबल हो आप पढ़ सकते हैं। एक अतुल सर, इसके बारे में एक मजे की बात बताना चाहूंगा श्रोताओं को कि जब हमने ये एनएल सेना का प्रोजेक्ट डाला था तो हमने ये मेंशन नहीं किया था कि हम कौन से गॉडमैन को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, और हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस मांगे थे लोगों ने और उन्होंने टॉप अप कर दिया था। तो ये देखकर मुझे यही बताना था श्रोताओं को कि लोगों का हम पर इतना भरोसा देख के तो अच्छा भी लगा कि उनको पता था कि कोई भी दाढ़ी वाले इंसान की हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, और हमने किया भी। तो हमने कोशिश की है, प्रतीक ने कोशिश की है उसको जस्टिस देने की। तो आप सोचिए कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन हम कर सकते हैं और सदगुरु के पास, सदगुरु नहीं बोलूंगा मैं, जग्गी वासुदेव के पास इतना सारा रिसोर्सेस है ईशा फाउंडेशन का, और उनका इतना इन्फ्लुएंस भी है, प्रधानमंत्री तक जाकर उनके स्टैच्यूज इनॉग्रेट कर रहे हैं, और न्यूज लॉन्ड्री जैसी एक छोटी सी 50 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन उनको टेक ऑन कर रही है। तो वो आप ही के भरोसे से कर रही है, आप ही लोगों ने, रीडर्स ने और श्रोताओं ने हमको भरोसा दिया और फंडिंग किया ये प्रोजेक्ट को, कि ताकि प्रतीक 4 महीने की इन्वेस्टिगेशन कर सके। उसने 4 महीने लगाए इस पर। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें थी कि हमने ईशा फाउंडेशन का रिस्पॉन्स आने के लिए 1 महीना दिया था उनको। 1 महीने पहले ये स्टोरीज हो गई थी, पर हमने सोचा कि नहीं, ईशा फाउंडेशन को इतना हम एविडेंस दे रहे, इतने एंगल से उनको क्वेश्चंस पूछ रहे, तो थोड़ा सा समय भी दे दे। तो वो बस श्रोताओं को बताना चाहूंगा, और धन्यवाद भी देना चाहूंगा जिन्होंने ये प्रोजेक्ट को फंड किया है। जरूर न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और ऐसे इन्वेस्टिगेशंस कर सके। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राय, डॉक्टर आनंद और मेघनाथ। थैंक यू जी, शुक्रिया, धन्यवाद। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।